अगर इंदिरा गांधी का किसी ने कत्ल करा था, तो अगर सरदार ने कत्ल करा था, इसका मतलब ये तो कहीं नहीं निकलता कि आप पूरे भारत से सरदारों को सफाया कर दें। कि इंदिरा गांधी ने कितना जुल्म करा था सरदारों के साथ। आपने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, उनके धार्मिक स्थल में गोल्डन टेम्पल में जाके आपने फौज उतार दी। जब वहाँ पर नहीं जा सकते तो आपने क्यों उतारा था? जूते पहन के चले गए। तो जुल्म तो वहाँ से कांग्रेस ने शुरू करा था, और कांग्रेस ने हमेशा सांप्रदायिकता, हिंसा को हवा दी है। जितने भी भारत में हुए सारे हादसे कांग्रेस के ज़माने हुए। हम बाबरी मस्जिद पे बीजेपी को दोष देते नहीं, बीजेपी ने बाबरी मस्जिद पे कुछ करा ही नहीं, सिर्फ मलाई खाई। राजीव गांधी का ख्वाब था बाबरी मस्जिद बने, उन्होंने ताला खुलवाया, उन्होंने मूर्ति लगवाई, उन्होंने शिलान्यास पार्ट 1 कराया, उन्होंने उन्हीं की सरकार में बाबरी मस्जिद को शहीद करा गया। बीजेपी ने तो सिर्फ पार्ट 2 अब आगे मलाई खाई है। तो भारतीय होने की जिम्मेदारी हमें ये सिखाती है कि हम अपने संविधान की रक्षा करें, हम इंसानियत की रक्षा करें, हम तमाम कम्युनिटी के साथ मिलकर रहें। उस दिन देखिए हम इन सबको, चड्डीधारियों को, आरएसएस वालों को, बीजेपी वालों को, कांग्रेस वालों को, सबको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। क्राइम की अगर बात की जाए तो यहाँ तो लोगों ने तजुर्बा कर लिया, अपनी आंखों से देखा कि जब अलीमुद्दीन अंसारी का कातिल जेल से जमानत पर बाहर आता है तो उसका माला पहनाकर स्वागत किया जाता है। कौन स्वागत करता है? केंद्रीय मिनिस्टर। पहले तो मैं ये कह दूं कि दंगे नहीं थे, नस्ल कुशी थी जी। क्योंकि दंगे वो होते हैं जब दो समुदाय आपस में टकराएं। यहाँ तो सिर्फ सिखों का कत्लेआम किया गया। आज 36 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी हज़ारों कातिल जो हैं वो दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं। उनके खिलाफ ना जो केस थे वो बंद कर दिए गए या केस दायर नहीं किए गए। ये ठीक है कि सज्जन कुमार को उम्र कैद हुई, वो भी सब जानते हैं। जब मैंने प्रोटेस्ट किया तो उसके बाद वो चार्जशीट हुई और आज वो उम्र कैद हुई है। लेकिन अभी भी हज़ारों लोग जो हैं जिन्होंने कत्लेआम किया था वो खुलेआम घूम रहे हैं। जब इलेक्शन होता है तो सारी सरकार जो है इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ जाती, सारे ब्यूरोक्रेट, सारी पुलिस उसके हाथ में है। अगर देश में कहीं भी किसी जगह पर कोई दंगा फसाद शुरू होता है और 2-4 घंटे में कंट्रोल नहीं हो रहा है जी, तो वो सारा वहाँ का सारा जो अमला है, सिस्टम जो है, उस बॉडी के हाथ में आ जाना चाहिए कि अब वो डायरेक्शन जो है जितने भी अफसर हैं वो यहाँ से लेंगे, लोकल उनकी नहीं लेंगे, तो वहाँ वो कंट्रोल हो सकता है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि उमर खालिद को भी इन्होंने अरेस्ट किया है, उससे पहले इन्होंने खालिद सैफ़ी को भी किया था। सब के ऊपर इन्होंने टेरर चार्जेस लगाए, सेडिशन लगाए, सब के ऊपर इन्होंने दंगा भड़काने वाले जैसे चार्जेस, बड़े बड़े चार्जेस लगाए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये मूवमेंट कहीं ना कहीं वहीं रुक जाए, वहीं दब जाए। ये सारा दंगा, ये सारी चीज़ें सिर्फ उसी के लिए हुई, और इसमें ख़ास लोगों को टारगेट किया जिसमें मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है। जब देश के अंदर इतना क्राइम का ग्राफ इस वक्त अगर देखें तो कुछ महीनों पहले एक सर्वे आया था कि हिंदुस्तान में महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार के मामले में हिंदुस्तान नंबर 1 पर है पूरी दुनिया के अंदर। और यहाँ जो बेरोज़गारी का आलम है, इतनी बेरोज़गारी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जिस कदर यहाँ भूख से मौतें होती हैं, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है। यूएन ने अपनी रिपोर्ट पेश करके बताया था कि हिंदुस्तान जो है दुनिया का सबसे भूखा नंगा देश है। यहाँ पूरी दुनिया के अंदर जो स्टारवेशन डेथ होती हैं उसका 1/3 मरने वाले हिंदुस्तान के लोग होते हैं। तो इस पर हमें गौर करना पड़ेगा। तो और यहाँ जो बाल मजदूरी है ये आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी यहाँ। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये जो पावर में आती हैं, जो नारे देती हैं, जो वादे करती हैं, उस पर इन्हें काम बिल्कुल नहीं करना होता है। इनको सिर्फ पावर में आना होता है और पूंजीपतियों का हित उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जो लोग हिंदुस्तान की आवाम का पैसा लेकर भागते हैं उनको ये मदद करते हैं। वो इनकी पार्टियों के सांसद होते हैं, राज्यसभा सांसद होते हैं, उनको ये लोग प्रमोट करते हैं। क्राइम की अगर बात की जाए तो यहाँ तो लोगों ने तजुर्बा कर लिया, अपनी आंखों से देखा कि जब अलीमुद्दीन अंसारी का कातिल जेल से जमानत पर बाहर आता है तो उसका माला पहनाकर स्वागत किया जाता है। कौन स्वागत करता है? केंद्रीय मिनिस्टर, है ना। जब आसिफा का बलात्कार होता है, इतनी बेरहमी से उसको मार दिया जाता है तो उसके फेवर में रैलियाँ निकाली जाती हैं। इस सरकार की सत्ता में जिस तरह से नफरत, आपसी नफरत फैलाई जा रही है, तो आपका क्या कहना है किस तरह से ये नफरत, जो आपसी नफरत है, किस तरह से रोकी जा सकती है? ये नफरत इसी तरह रोकी जा सकती है। इन्होंने जो बंटवारा कर दिया ना कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सरदार है, तू ईसाई है, इन्होंने बांट दिया। आपको यही नहीं कहता कि आप भारतीय हो, सरकार ये नहीं कहती ये हिंदू है, ये मुसलमान है, तुम दलित हो। तो इस तरह अगर आप ये वाला अपने अंदर से निकाल देंगे ना कि नहीं, ना हम हिंदू हैं, ना हम मुसलमान हैं, ना हम सरदार हैं, हम तो पहले भारतीय हैं। जिस दिन हमारे दिमाग में, हमने अपने दिमाग को ये मैसेज दे दिया कि हम सबसे पहले भारतीय, और भारतीय होने की जिम्मेदारी हमें ये सिखाती है कि हम अपने संविधान की रक्षा करें, हम इंसानियत की रक्षा करें, हम तमाम कम्युनिटी के साथ मिलकर रहें। उस दिन देखिए हम इन सबको, चड्डीधारियों को, आरएसएस वालों को, बीजेपी वालों को, कांग्रेस वालों को, सबको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और जितनी भी शाहीन बाग औरतें चला रही थी, लड़के चला रहे थे, उनको भी पकड़ के जेल में
में डाल के NSA UAPA लगा रहे हैं। तो बीजेपी की हुकूमत में भी इंसाफ मिलने की इतनी सी उम्मीद नज़र नहीं आती। हमें ये दर्द पालना होगा। जब तक इस दर्द को हम पालेंगे नहीं, इस दर्द को हम महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम आगे कोई बेहतर रणनीति नहीं बना सकते। हमें इन बेईमानों से लड़ना होगा, हमें इन आतंकियों से लड़ना होगा जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर इस देश को बांटने के लिए इस देश को चलाते हैं। ना हम हिंदू हैं, ना हम मुसलमान हैं, ना हम सरदार हैं, ना हम मजदूर हैं, हम सबसे पहले भारतीय हैं। वो हमारी आस्था का मामला है जनाब, कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, हम किस खुदा पर यकीन रखते, वो हमारा दिल का मामला है। लेकिन सबसे पहले हमें ये यकीन करना पड़ेगा हम भारतीय हैं। भारत नहीं टूट रहा, जमीन टूटती ही नहीं, हमें तोड़ा जा रहा है। और तोड़ने वाले कौन है? यही सरकारी पालतू हैं जो हमें तोड़ रहे हैं। इनको पता है कि बस खाली फूट डाल दो, हिंदुत्व का झंडा पकड़ा दो कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। और झंडा पकड़ने वाले कौन बेवकूफ़ हैं? हम ही ओबीसी समाज है। जितने उच्ची कोटि के लोग हैं, ये आपको तीर त्रिशूल तलवार पकड़ के सड़क पे उतार देते और कहते हैं हिंदू खतरे में, बचा लो। और इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। कभी किसी ब्राह्मण को, किसी उच्ची कोटि को देखा आपने सड़क पे तलवारें लेके उतरने वाले कौन होते हैं? हम ही बेवकूफ़ ओबीसी समाज। और हम भारत में कितने 95% हम लोग भारत में हैं, लेकिन हम ये बात समझ नहीं पा रहे। अब किसानों पर हमला, कभी जवानों पर हमला, कभी बेटियों पे हमला, कभी कम्युनिटी पे हमला, कभी दिल्ली में हमला, कभी बिहार में हमला, कभी यूपी में हमला। तो कब तक ये हमले बर्दाश्त करेंगे? हम कब जागेंगे और कब हम यूनाइटेड होंगे? अगर हमें अपने भारत को बचाना है तो इस वक्त हमें यूनाइटेड होना पड़ेगा। ये एनआरसी शुरू हुई थी, लोगों ने कहा है मुसलमानों के लिए थी। नहीं, एनआरसी मुसलमानों के लिए नहीं थी, मुसलमानों के लिए भी थी। क्योंकि अगर ये मुसलमानों के लिए होती तो पेपर भी सिर्फ ये 34 करोड़ या 35 करोड़ मुसलमानों से मांगते, ना कि पूरे भारत से मांगते। इन्होंने पूरे भारत से पेपर मांगे थे। हाँ, बेवकूफ़ बेचारे मुसलमान संविधान बचाने के लिए सड़कों पर बैठ गए, ये सोचे बगैर कि हमारे साथ क्या होगा। और बैठने वाली कौन थी? सारी औरतें थी। 350 शाहीन बाग थे, उनके साथ क्या करा गया? कितनी बर्बरता दिखाई गई, अनलिमिटेड बार गोलियां चलाई गई और हमें मिनी पाकिस्तान बताया गया। हम तो संविधान लेकर बैठे थे, हम तो पाकिस्तान के नारे नहीं लगा रहे थे, हम तो भीमराव अंबेडकर को लेके बैठे थे, हम तो अशफाकुल्लाह को लेके बैठे थे, हम तो भगत सिंह को लेके बैठे थे। तो क्या पाकिस्तान अशफाकुल्लाह को मानता है? क्या पाकिस्तान भीमराव अंबेडकर को मानता है? हमें करंट बताया गया कि बाबरपुर में ऐसा बटन दबाओ कि शाहीन बाग हिल जाए। तो ये हमारे साथ हुआ, लेकिन दूसरी कम्युनिटी ने आके हमें प्रमोट नहीं करा। आए स्टेज पर आए, अपनी तकरीरें करी और चले गए। यही वजह है कि शाहीन बाग कामयाब नहीं हुआ। अगर पूरा भारत शाहीन बाग के साथ खड़ा हो जाता तो आज शाहीन बाग पूरे भारत की हिस्ट्री बदल देता। क्योंकि दुनिया के इतिहास में पहला प्रोटेस्ट था जो औरतें चला रही थी। 350 प्रोटेस्ट चल रहे थे और जिनको कोई लीड नहीं कर रहा था। ऐसा प्रोटेस्ट ना हुआ है, ना होगा। और इतना कामयाब प्रोटेस्ट जो 102 दिन तक चला, 110 दिन तक चला, जिसको कोई कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा था, अपने बेस पे चल रहा था, अपने बेस पे खाने चल रहे थे, वो अलग बात है। हमारी बिरयानी बदनाम हो गई। इन जाहिलों को कौन बताए? मुसलमान तो बिरयानी वाले होते हैं। हम पैदा होते हैं तो बिरयानी बनती है, हमारा शादी होती है तो बिरयानी बनती है, हम मर जाए तो भी बिरयानी बनती है, हमारे हफ्ता होता तब भी बिरयानी बनती है। और जिस बिरयानी को ये बर्बाद करने के लिए आए थे, आज वो मुसलमान आज भी मजे से बिरयानी खा रहा है। तो पूरे भारत का तुमने रोटी छीन ली एक बिरयानी के पीछे, और मुसलमान बेचारे आज भी बिरयानी फख्र से खा रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा कि आपको किस बेस पे लड़वाया जा रहा है। आप हिंदू मुसलमान बाद में, पहले आप भारतीय हैं। तो इस भारत को बचाना आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, खासकर उन युवाओं की जिम्मेदारी है जिनके कांधे पर इस वक्त भारत है, क्योंकि आप हमारे भारत का फ्यूचर है। तो बस मैं यही कहूँगी, ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो।